जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है ओम प्रकाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं ओडीएस क्लासेस। आप लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। तो हमने पिछली कक्षाओं में गुप्त काल के बारे में चर्चा कर लिया था। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे गुप्तोत्तर काल के बारे में कि गुप्तोत्तर काल में कौन कौन से राजा आए, उन्होंने उनकी क्या प्रतिक्रिया रही। ठीक है, उनका क्षेत्र विस्तार कैसा रहा, उनकी शासन प्रणाली कैसी रही, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए आज की कक्षा का हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, आइए। तो हम सबसे पहले बताएंगे गुप्तोत्तर काल के बारे में। ठीक है, तो जो उत्तर भारत था पहले, उसका जो राजनीतिक अधिकार था पहले, वो सब उसका केंद्र था जो पाटलिपुत्र था। ठीक है, उत्तर भारत का पूरा जो आधिकारिक केंद्र था तो वो पाटलिपुत्र था। लेकिन जैसे गुप्तोत्तर काल आता है तो उसका केंद्र पाटलिपुत्र से हटाकर कन्नौज कर दिया जाता है। ठीक है, कन्नौज हो जाता है। तो हम लोग गुप्तोत्तर काल में एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा है जिनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, जिनका नाम है हर्षवर्धन। ठीक है, ये वर्धन वंश के संस्थापक हैं हर्षवर्धन। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड है वो है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। ठीक है, और ये कब आए थे? तो ये आए जब हुड़ों का आक्रमण हुआ। ठीक है, इनके समय में हुड़ों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, ठीक है, इनका जब टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ तो उसी समय हुड़ों का आक्रमण हुआ था उत्तर भारत पे। ठीक है, जो हर्षवर्धन थे उस समय कहाँ के राजा थे? तो हर्षवर्धन जो है उस समय थानेश्वर एक जगह है हरियाणा में। कहा? हरियाणा में। थानेश्वर में। ठीक है, हरियाणा में एक जगह है थानेश्वर, वहां के एक राजा थे। ठीक है, और एक बंगाल का शासक था राजा शशांक। कौन था? राजा शशांक। ये कहाँ का शासक था? बंगाल का। कहा जाता है ऐसा कि जो राजा हर्षवर्धन है उन्होंने उनके द्वारा इस शशांक की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तय हुआ था। ठीक है, और फिर इनमें नाम आता है बाणभट्ट का। ठीक है, तो बाणभट्ट कौन था? तो बाणभट्ट जो था वो हर्षचरित को लिखने वाला लेखक था। ठीक है, जिसने हर्ष के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये कौन था? बाणभट्ट, जिसने हर्षचरित्र को लिखा है। ठीक है, ठीक है, ऐसा बताया जाता है कि हर्ष के काल में सिक्के बहुत कम मिले हैं। सिक्के क्यों कम मिले हैं? क्योंकि हर्ष जो अपने अधिकारियों को वेतन देता था, जो भी उनके अधिकारी रहते थे या उनके कोई भी काम करने वाले रहते थे उनके दरबार में, उनको वो सिक्के नहीं दिया करता था। क्या देता था? तो भूमि अनुदान देता था। ठीक है, क्या देता था? भूमि। इसलिए इसके काल में जो क्या था, सिक्के बहुत कम मिले हैं। ठीक है, और फिर हर्ष के बारे में जानकारी एक चीनी यात्री है हुएनसांग, जिसके बारे में हुएनसांग के द्वारा हर्ष के बारे में जानकारी बहुत ज्यादा मिलती है। तो ये कौन था हुएनसांग? तो एक चीनी यात्री था। ठीक है, हुएनसांग कौन था? एक चीनी यात्री था। ठीक है, उसके बाद से हम लोग आगे चर्चा करते हैं। जो राजा शशांक था, ये वाला बंगाल का जो राजा था, राजा शशांक, ये क्या करता था? अपने राज्य में पूरा बोधि वृक्ष था जितना भी, वो सबको कटवा दिया था। ठीक है, क्या किया था इसने? बोधि वृक्ष को पूरा कटवा दिया था। ठीक है, इसके बाद से शशांक की मृत्यु कब हुई? तो 619 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, शशांक की मृत्यु कब हुई? 619 ईस्वी में। और हर्षवर्धन गद्दी में कब बैठा थे? 606 ईस्वी में। ठीक है, हर्ष का जो ज्यादातर युद्ध कहाँ होता था? तो जो नर्मदा नदी बहती है, ठीक है,
जो नर्मदा नदी बहती है उसके ऊपर हर्ष का शासन था, ठीक है। और नीचे एक राजा रहता था पुलकेशिन द्वितीय। कौन? पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। तो इनके बीच में इस नर्मदा नदी के दोआब को लेकर हमेशा विवाद होता रहता था, ठीक है। तो इनके बीच समझौता हुआ कि हर्ष इधर नहीं आएंगे और ये पुलकेशिन इधर नहीं जाएगा, मतलब नर्मदा नदी के उस पार और इस पार दोनों रहेंगे, अपना अपना शासन चलाएंगे, ठीक है। उसके बाद से इनका जो प्रशासन था वो लगभग गुप्तों की तरह ही रहा था, ठीक है। बट फर्क इतना ही था कि जो गुप्त काल था उसमें सत्ता जो थी, जितना भी शासन होता था वो केंद्रीकृत था, ठीक है। लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन के काल में हम लोग आते हैं तो हर्षवर्धन के काल में देखा जाता है कि जो शासन चलता है वो केंद्रीकृत नहीं था, वो भी केंद्रीकृत था। मतलब बहुत ज्यादा सामंत हो गए थे इस समय, ठीक है। और सामंत का बढ़ावा कैसे मिला? तो जो भी राजा भूमि अनुदान देते थे बड़े बड़े अधिकारियों को, तो क्या करते थे कि अपना एक ग्रुप बना के सभी को अपनी अपनी अलग अलग सेना तैयार करते थे और सब एक एक गुट में बन के अपना अपना अलग से शासन चलाने लगे छोटे छोटे राज्यों में। तो ऐसे करते करते बहुत ज्यादा सामंत पैदा हो गए। तो जो राजा हर्षवर्धन थे उन्होंने क्या किया कि ये जितने भी सामंत थे, ठीक है, ये जितने भी मान लीजिए सामंत हैं, छोटे छोटे सामंत हैं पूरे, तो जितने भी सामंत थे इनके पुत्रों को क्या करते थे अपने पास रखते थे, ठीक है। इन सभी के पुत्रों को अपने पास रखते थे, ठीक, अपनी सेना में रखते थे ताकि इनकी वजह से ये भी सब उसके अधीन रहे, ठीक है। और वो पुत्रों को जब उनके पास रख लेते थे तो जाहिर सी बात है कि ये लोग सब उसके अधीन रहेंगे कि अगर मान लीजिए ये लोग युद्ध करने जाएं तो उनके पुत्रों को हानि पहुंचा सकता है। इसके डर से ये लोग उस पर कोई गलत प्रतिक्रिया नहीं देते थे, ठीक है। उसके बाद से जो हर्ष की आय थी, हर्षवर्धन की जो आय थी वो 4 भागों में बटी थी, ठीक है। कितने भागों में बटी थी? 4 भागों में, ठीक है। कौन कौन सा भाग है वो? तो एक भाग है जिसमें राजा का जितना भी आय होता था उसका एक भाग उसके स्वयं के खर्च में खर्च होता था। तो उसका एक भाग जो है वो स्वयं के खर्च में, ठीक है। और उसका दूसरा भाग विद्वानों पे खर्च होता था, ठीक है। दूसरा भाग किस पे खर्च होता था? तो विद्वानों पे होता था, ठीक है। तीसरा भाग जो था वो पदाधिकारियों पे खर्च होता था, ठीक है। तीसरा भाग किस पे खर्च होता था? तो पदाधिकारियों पे खर्च होता था। फिर एक और भाग जो चौथा भाग था वो धार्मिक कृत्य पे खर्च होता था, ठीक है। चौथा भाग धार्मिक कृत्य पर, ठीक है। तो राजा हर्षवर्धन की जो आय थी वो 4 भागों में बटी रहती थी। पहला भाग स्वयं के खर्च में खर्च होता था, दूसरा भाग विद्वानों पे खर्च होता था, तीसरा भाग पदाधिकारियों पे खर्च होता था, चौथा धार्मिक कृत्य पे खर्च होता था। देखिए जो भी ये भाग खर्च हो रहा है जरूरी नहीं है कि सभी का हिस्सा 25-25% हो, ठीक है। 4 भागों में किसी का 40% हो सकता था, किसी का 10% भी हो सकता था, किसी का 20% भी हो सकता था। ऐसे मतलब खर्च होता था, जरूरी नहीं है कि सबका बराबर ही खर्च हो। ज्यादातर इसमें भी खर्च हो सकता है, स्वयं के भी राजा खर्च में खर्च हो सकता है, उसमें 60% भी हो सकता है, इसमें 10% भी हो सकता है, इसमें 20% भी हो सकता है। इस हिसाब से मतलब खर्च होता था, ठीक है। कोई निश्चित गणना नहीं है कि कितना खर्च होता था, ठीक था किसमें। उसके बाद से जो हुएनसांग था, हुएनसांग जो था वो चीनी यात्री, वो क्या करता था जब वापस लौट रहा था अपने चीन तो उसको क्या किया, डाकुओं ने लूट लिया बीच में ही, ठीक है। तो जब
उसमें जो हुनसान थे, कोई भी चीनी यात्री जब उस समय आता था तो भारत से क्या लेके जाता था, तो ज्यादातर जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ लेके जाते थे। क्या क्या लेके जाते थे? जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ। इनको इसलिए लेके जाते थे वे लोग ताकि इसमें बहुत सी विद्या के बारे में लिखा होता था, बहुत सी उस समय दवाओं के बारे में इसमें जानकारी मिलती थी, और भी बहुत कुछ के टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी रहती थी। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी सब बिटोर के इसमें से जैन ग्रंथ में और बौद्ध ग्रंथ के साथ के जरिए वे लोग लेके जाते थे चीन। ठीक है, तो जब हुएंसांग लौट रहा था तो उसको डाकुओं ने लूट लिया। तो जब डाकुओं ने लूट लिया तो ये होता है कि राजद्रोह का बात आ जाती है। तो उस समय जो राजद्रोह के दंड के रूप में क्या दिया जाता था, तो राजद्रोह का दंड गुप्त काल तक क्या था कि मृत्यु दंड। कोई भी अगर राजद्रोह करेगा तो उसको सीधा मृत्यु दंड दिया जाएगा, चाहे मौर्य काल में पढ़िए या गुप्त काल में पढ़िए या उससे पहले कभी पढ़िए कि राजद्रोह कभी भी कोई करता था तो सीधा मृत्यु दंड दिया जाता था। लेकिन जब हम गुप्तोत्तर काल में देखते हैं राजा हर्षवर्धन के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि उसका दायां हाथ कटवा दिया जाता था। क्या किया जाता था? ठीक है, दायां हाथ कटवा दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद हम लोग सब ये जानते हैं कि जो उस समय विद्या का केंद्र था वो था नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, जो कि प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, जिसमें ये लोग सभी पढ़े थे और बौद्ध ग्रंथ इकट्ठे किया था। उसमें हुएनसांग जो कहाँ से शिक्षा लिया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा लिया था। हुएनसांग जो चीनी यात्री है, ठीक है, ये कहाँ से विद्या लिया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय। देखिए, आज की कक्षा में हम जो भी पढ़ा रहे हैं बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन एक न एक पूछता ही रहता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से इस क्लास को करिएगा आप लोग। ठीक है, तो जो हुएनसांग था, हुएनसांग कहाँ से शिक्षा लिया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय से लिया था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो हर्षवर्धन थे। ठीक है, वो कौन से धर्म को मानते थे। ठीक है, तो जो हर्ष थे वो सबसे पहले शैव धर्म को मानते थे। ठीक है, ठीक है, किस धर्म को मानते थे? शैव धर्म को। लेकिन जैसे हुएंसांग ने इनके दरबार में रहने लगा तो इनके चढ़ाने के अनुसार, ठीक है, उसने उसको प्रोत्साहन किया हर्ष को कि वो कौन सा धर्म अपना ले? बौद्ध धर्म। ठीक है, तो हुएंसांग के उकसाने पे जो राजा हर्षवर्धन थे उन्होंने शैव धर्म को छोड़ के किसको अपना लिया? बौद्ध धर्म को। ठीक है, बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, शैव धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, तो किसकी भूमिका थी बौद्ध धर्म को अपनाने में इनकी? तो हुएंसांग के। ठीक है, याद रखिएगा, हुएंसांग के चढ़ाने पर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। किसके चढ़ाने पर? हुएंसांग के। ठीक है, हुएंसांग कौन था? तो चीनी यात्री था एक। ठीक है, उसके बाद से हम लोग ये जानते हैं, देखिए, जो उस समय चंडाल या मेहतर रहते थे, ठीक है, तो इनको हर्ष के काल में अछूत माना जाता था। क्या माना जाता था? अछूत। किनको माना जाता था? तो जो चंडाल रहते थे, चंडाल प्लस मेहतर, इनको क्या माना जाता था? अछूत। ठीक है, अब अछूत क्यों माना जाता था ये जान लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जो लहसुन प्याज खाते थे उस समय उनको अछूत माना जाता था। मतलब कि ये चंडाल और मेहतर जो थे वो क्या खाते थे? लहसुन प्याज। ठीक है,
लहसुन प्याज खाते थे, इसलिए इनको क्या माना जाता था, अछूत माना जाता था। ठीक है। उसके बाद से हम लोग बौद्ध धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं कि नालंदा में बौद्ध ग्रंथ के द्वारा ये इसिंग का क्या कहना है, ये जो इसिंग है, फिर हुएन सांग का क्या कहना है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है। तो इसिंग भी क्या था, इसिंग भी एक चीनी यात्री था। ठीक है। तो इन दोनों का क्या कहना है, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो देखिए, बौद्ध धर्म जो था वो 18 संप्रदायों में बटा था। कितने संप्रदायों में, 18 संप्रदायों में। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ कितने संप्रदायों में बटा था, बौद्ध धर्म 18 संप्रदायों में। ठीक है। जो कि नालंदा था, नालंदा हमने अभी बताया कि यही प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। ठीक है। तो इसके बारे में हुएंसान और इसिंग का क्या कहना है, ये जान लीजिए। तो ये रहा हुएंसान और ये है इसिंग। ठीक है। तो हुएंसान क्या कहना है, हुएंसान कब आया था, 629 ईस्वी में। ठीक है, इतना जान लीजिए। और ये कब आया, 670 ईस्वी में बताया था। ठीक है। तो हुएंसान क्या कहना है कि नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 भिक्षु रहते थे। कितने, 10,000 भिक्षु। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में कितने भिक्षु रहते थे, 10,000। वहीं इसिंग का कहना है कि नालंदा विश्वविद्यालय में 3,000 भिक्षु रहते थे। कितने, 3,000। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में कितने भिक्षु रहते थे, इसिंग के अनुसार 3,000 भिक्षु रहते थे। वहीं हुएंसान के अनुसार 10,000 भिक्षु रहते थे। ठीक है। फिर देखिए, देखा जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय इतना भी बड़ा नहीं था उस समय कि जिसमें 10,000 भिक्षु आ सके। ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि लगभग 3,000 भिक्षु उसमें आराम से रह सकते हैं, लेकिन 10,000 पॉसिबल नहीं था उसमें। ठीक है। उसके बाद से नालंदा विश्वविद्यालय को खर्च के लिए जो आता था, खर्च चलाने के लिए, वो कहां से आता था। ठीक है। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय में खर्च के लिए आमदनी जो आती थी, वो हुएंसान के अनुसार 100 गांवों से आती थी। ठीक है। ठीक है। जो आमदनी इसके खर्च चलाने के लिए आती थी नालंदा विश्वविद्यालय की, वो 100 गांवों से आती थी। ठीक है। वहीं इसिंग का कहना है कि यह कितने गांव से आती थी, तो 200 गांव से। ठीक है। ठीक है। इन दोनों ने अलग अलग बताया है। ठीक है। इसके बाद से हमने आपको बताया कि हर्ष तो थे वो धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, मतलब पहले इन्होंने शैव धर्म को माना, फिर बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना ली। किसके कहने पे, हुएंसान के कहने पे। ठीक है। उसके बाद से जो हर्षवर्धन थे, उन्होंने क्या किया, कन्नौज में, जो कि उत्तर भारत का केंद्र बन गया था। ठीक है। तो कन्नौज में एक सभा का आयोजन किया था। ठीक है। तो उस सभा में लगभग 20 देशों के जो भी विभिन्न संप्रदायों के लोग थे उपस्थित रहे थे। कितने देशों के, 20 देशों के। ठीक है। 20 देशों के लोग, विभिन्न संप्रदायों वाले, ठीक है, उपस्थित रहे थे उसमें। ठीक है। और फिर उनका एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जगह था उस समय, कौन था, तो प्रयागराज था। ठीक है। हर्ष के काल में तो जो प्रयागराज था, वहां पे हर्ष क्या करते थे, अपना सर्वस्व दान कर दिए थे। ठीक है। जो भी रहते थे हर्ष, तो वहां पे सर्वस्व दान कर देते थे। कहां पे, तो प्रयागराज में। ठीक है। हर्ष क्या करते थे, अपना सर्वस्व
दान कर देते थे प्रयागराज में। ठीक है। फिर हर्ष के बारे में बताया जाता था कि यह एक विद्वान भी थे। क्या थे हर्ष? ठीक है, हर्ष एक विद्वान भी थे। विद्वान क्यों माना जाता है? कि इन्होंने अपनी 3 ग्रंथ लिखे थे। कौन कौन से? हर्ष ने 3 ग्रंथ लिखे। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो एक है प्रियदर्शिका। ठीक है, हर्ष की जो पहली ग्रंथ है वो कौन सी है? प्रियदर्शिका। ठीक है, दूसरी है रत्नावली। ठीक है, दूसरी कौन सी है? रत्नावली। और तीसरी है नागानंद। ठीक है, हर्ष के तीनों ग्रंथ कौन कौन से हैं? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। इन बातों को ध्यान से याद रखिएगा, हमेशा ये क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है। ठीक है, आपको हम पूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सब बताते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से जो पहले के मानते थे वो लोग विद्वान मानते थे हर्ष को, लेकिन जो भी मध्यकालीन के लेखक हुए उनका कहना है कि हर्ष कोई विद्वान नहीं थे। ठीक है, मध्यकालीन के लेखकों का कहना है कि हर्ष कोई विद्वान नहीं थे। ठीक है, ना ही उन्होंने यह ग्रंथ लिखा था, परंतु उनका कहना है कि एक धावक नाम का जो लेखक था वो इनके कहने पे उसने यह ग्रंथ लिखा था, इनके नाम पे। ठीक है, किसके बारे में कहना है? धावक। धावक एक कवि हैं। तो मध्यकालीन के लेखकों का कहना है कि जो धावक कवि हैं इन्होंने यह ग्रंथ लिखा है हर्ष के कहने पर, हर्ष के नाम पे। ठीक है, उसके बाद से हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार और फिर राजपूत के बारे में, फिर ध्रुव और सुलेमान कौन था, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।